नमस्ते साथियों, हमारी सिंधु घाटी वाली वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आप सबका आभार। ये वाली वीडियो उससे भी खतरनाक है। इस वीडियो में आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और मेगास्थनीज से, तो वीडियो पूरा देखें। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत की धरती पर एक साम्राज्य का उदय हो रहा था जो न सिर्फ हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला, बल्कि दुनिया के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। एक योद्धा जो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उठा और एक राजा जिसने युद्ध के मैदान से शांति का संदेश फैलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य काल की, भारत का वो स्वर्णिम युग जहां चाणक्य की चालाकी ने साम्राज्य की नींव रखी और अशोक की करुणा ने दुनिया को बौद्ध धर्म का उपहार दिया। क्या आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंद वंश को उखाड़ फेंका, या अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना हृदय कैसे बदल लिया? अगर आप स्टूडेंट हैं और इतिहास बोरिंग लगता है तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ तारीखें और नाम नहीं सिखाएगा। ये आपको ले जाएगा उस समय की सड़कों पर जहां घोड़े दौड़ते थे, किले बनते थे और विचारों की क्रांति होती थी। चलिए इस ऐतिहासिक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े, बिना रुके, बिना ऊबे। भारत की धरती पर नंद वंश का राज्य था। धनवान लेकिन क्रूर राजा महापद्मनंद की तिजोरियां सोने से भरी थीं, लेकिन उसके जुल्मों से जनता त्रस्त थी। तभी एक ब्राह्मण और एक अनाथ लड़के की महत्वाकांक्षा ने मिलकर एक क्रांति की चिंगारी जला दी। कौन थे ये दो जादूगर? चलिए उनकी कहानी से शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक्य, तक्षशिला का विद्वान। मगध के नंद वंश के राजा महापद्मनंद के साथ मेरा सीन हो गया है। उसने मुझे अपमानित किया है जिसका मुझे अब बदला लेना है। देखना, उसकी ऐसी गेम बजाऊंगा पूरी दुनिया याद रखेगी। ये थे चाणक्य, तक्षशिला के विद्वान, जिन्हें नंद राजा ने अपमानित किया। उनके बाल खींचे गए, उनके घोड़े छीन लिए गए, लेकिन चाणक्य ने कसम खाई, मैं नंद वंश को उखाड़ फेंकूंगा। चलिए एक ऐसा आदमी खोजते हैं जो इसमें मेरी मदद करे। देखिए, मुझे एक अनाथ बच्चा मिला है। इसका नाम है चंद्रगुप्त। ये बनेगा धनानंद का काल। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार नहीं चलाना सिखाया, बल्कि दिमाग की तलवार को भी धार दिया। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना ने नंद की विशाल फौज को चुनौती दी। चाणक्य की चालाकी ने कमाल किया। भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत दी, जासूसों से राज खुलवाए। आखिरकार महापद्मनंद हार गया और चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र का चक्रवर्ती सम्राट बना। 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। हे मेरे युवा छात्रों, मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूं, मगध का सम्राट। नंद वंश को हराने के बाद अब मैं अपने साम्राज्य को विस्तार दे रहा हूं। लेकिन छात्रों, उत्तर पश्चिम युद्ध लड़ने सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी आया है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहता था, जिन पर चंद्रगुप्त मौर्य का नियंत्रण था। 305 से 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। छात्रों, सेल्यूकस निकेटर को मैंने हरा दिया है। शांति संधि में सेल्यूकस ने मुझे 500 हाथी और अपनी बेटी हेलेना को मेरी पत्नी बनाया है। इस संधि के बाद मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया। छात्रों, मैं मेगास्थनीज, एक यूनानी राजदूत, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ चंद्रगुप्त के दरबार में जा रहा हूँ। एक शांत बगीचे में प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठे उन्होंने पेपिरस पर क्विल से इंडिका लिखी, प्राचीन भारत का पहला विदेशी वर्णन। इसमें मेगास्थनीज ने 2 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। चंद्रगुप्त के शासन का वर्णन वो इस प्रकार करता है। छात्रों, यहाँ का समाज 7 वर्णों में बटा है। रास्तों पर विश्राम गृह बने हैं। राजा महिला अंगरक्षक भी रखता है। चंद्रगुप्त शाही जुलूस निकालता है,
जिनमें सजाए गए हाथियों का उपयोग किया जाता है। पाटलिपुत्र राज्य की राजधानी है। यहां दास प्रथा नहीं है, मगर कठोर सजा के प्रावधान हैं। ये बातें याद रखना, पेपर में काम आएंगी। मेगस्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी कहा है। राज्य की जो आय अपनी निजी भूमि से होती थी, उसे सीता और शेष से प्राप्त भूमि कर को भाग कहते थे। इसके अतिरिक्त सीमाओं पर चुंगी, तटकर, विक्रय कर, तोल और माप के साधनों पर कर, द्यूत कर, वेश्याओं, उद्योगों और शिल्पों पर कर, दंड तथा आकर और वन से भी राज्य को आय थी। मैं सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर करवा रहा हूं, क्योंकि राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। छात्रों, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन धर्म की पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में आयोजित की है। भिक्षुओं ने 12 अंगों जैन आगम ग्रंथों का संकलन किया, लेकिन 12वें अंग दृष्टिवाद को खो दिया गया। महाकाल की आपदा के कारण दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया, जबकि श्वेतांबर पाटलिपुत्र में रहे। इससे जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों का विभाजन हुआ। ये काउंसिल जैन ग्रंथों की रक्षा का प्रतीक बनी। लगभग 24 वर्ष के शासन के बाद 297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने सिंहासन त्याग दिया। जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में जैन सन्यासी का जीवन अपनाया। वहां कठोर उपवास, संलेखना के माध्यम से उन्होंने शरीर त्याग किया। यह एक जैन परंपरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जनपद शासन का नमूना सोहगौरा ताम्रलेख, जिला गोरखपुर से पाए गए इस ताम्रपत्र पर यह लेख है। श्रावस्ती के महामात्यों का मानव सोती शिविर से आदेश, अमुक गांवों के ये अनाज के कोष्ठागार केवल सूखा पड़ने पर किसानों को बांटने के लिए है। अकाल के समय ये रोके न जाएं। यह ताम्रपत्र चंद्रगुप्त के काल में पड़े अकाल में किए गए व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा 1917 में गंगा के तट पर उत्खनन में खोजी गई। सहगौरा की तरह बांग्लादेश के पुंद्रवर्धन नगर महास्थान से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे पड़े अकाल के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सिक्का 2001 में भारतीय डाक सेवा ने चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित एक यादगार डाक टिकट जारी किया। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, जिसमें आप पढ़ेंगे मेरे उत्तराधिकारी सम्राट अशोक के बारे में।